गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो हमने केमिस्ट्री से उठाया है, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में या पहले पार्ट में जो हमने पढ़ा था केमिस्ट्री का, जो उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको सारे रिएक्शंस के बारे में जानकारी दी, किस किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो आपको एक तरीके से रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्या प्रोडक्ट होता है, क्या रिएक्टेंट होता है, इन सब के बारे में जानकारी मिली। तो अब हम लोगों का काम है केमिस्ट्री में कौन कौन से टाइप के कंपाउंड होते हैं उनके बारे में समझना। तो इसीलिए आपका यह दूसरा चैप्टर जो है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट पे। तो इस चैप्टर में अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको इन तीनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और पूरी जानकारी होना मतलब ये हुआ कि इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कैसे होती है, इनके बारे में आपको जानकारी हो। ठीक है। तो आइए हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों के पास अगर पहुंच गई हो तो आप उसे खोल लीजिए और उसमें अंडरलाइन करते रहिए कि क्या क्या पॉइंट आपको लिखने चाहिए और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। और अगर आपके पास पीडीएफ फाइल नहीं भी है तो भी हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ से आपको वो चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो आइए हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर का नाम आप एक बार फिर से देख लीजिए, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है। आइए फिर आपका काम बस यही है कि आसानी से सब चीज़ों को एकदम समझिए और आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी इस चैप्टर में रखनी चाहिए वो मैं आपको इस लेक्चर के दौरान धीरे धीरे बताते रहूँगा। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा हुआ है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है ऑल द केमिकल कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। ये बोल रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड जो हम लोग बनाए अभी पिछले लेक्चर में, उन कंपाउंडों को हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड 3 भाग में डिवाइड हो सकता है, जिसका नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट। दे हैव सर्टेन डेफिनेट प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विश दिस कंपाउंड फ्रॉम ईच अदर। और ये जो एसिड, बेस और सॉल्ट हैं, इन तीनों की अपनी अलग अलग एक एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये एक दूसरे से डिफर होते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव फ्लूइड्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल कंटेन एसिड। हमें मालूम है कि हम कोई भी खाना खाते हैं वो पच के बाहर निकल जाता है, तो इसका मतलब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा होनी चाहिए, और वो अम्ल जो होता है उसी को हम लोग एसिड के नाम से भी जानते हैं। द बीटर टेस्ट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में खटास आ जाना, लाइक बीटर गोर्ड और कुकुम्बर, इनके अंदर आपको बेस देखने को मिलेगा। तो आपको 2 एग्जाम्पल इन्होंने शुरुआत में ही बता दिए, एक बीटर गोर्ड और दूसरा इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव फ्लूइड्स जो हमारे। तो आपको पता है हमारे स्टमक में कौन सा डाइजेस्टिव जूस है या कौन सा एसिड है, तो आप बोलेंगे HCl। HCl मतलब क्या हुआ, H मतलब हाइड्रोक्लोरिक, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारे स्टमक में, जो हमें डाइजेशन को करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आइए हम लोग अब अपने चैप्टर का पहला पार्ट लेते हैं एसिड, और इसे समझने की कोशिश करते हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट एंड द चेंज ऑफ कलर टू ब्लू लिटमस टू रेड। तो आपको इन्होंने 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई, और वो 2 प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बोल रहा है ये सोर टेस्ट, टेस्ट आपका कैसा है एसिड का, सोर टेस्ट। और दूसरा एक लिटमस पेपर का इस्तेमाल होता है, जिससे हम कंपाउंड का पता करते हैं कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। तो ये लिटमस पेपर जो है, अगर एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में। ठीक है। तो 2 चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एसिड आपका सोर टेस्ट देता है और ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है,
रेड में। आगे आइए, सम कॉमन फ्रूट सच एज अनराइप मैंगो, लेमन, ऑरेंज, दे आर सोर इन टेस्ट। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे फल हैं जिनके अंदर सोर टेस्ट होता है और वो इन्हीं एसिड के कारण होता है। अगला इन्होंने बताया कि कई फ्रूट ऐसे हैं जिनके अंदर एसिड आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्होंने 3 मेन इंपॉर्टेंट एसिड बताए हैं जिनसे हम रिएक्शन भी देखेंगे, और ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं। HCl मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 मतलब हो गया निट्रिक एसिड। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो ये 3 कंपाउंड के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए जब आप एसिड के बारे में लिखेंगे। आगे देखिए, नेचुरल सोर्स, ठीक है, नेचुरल सोर्स। तो इसके अंदर इन्होंने आपको बताया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसे फल हैं जिनके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उनके बारे में वो आपसे पूछते हैं। तो विनेगर जो हम लोग अपने मैगी या किसी भी चीज़ में डालते हैं सोर टेस्ट के लिए, तो वो विनेगर असल में एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक है, तो विनेगर का आपको पता चल गया एसिटिक एसिड। ऑरेंज और लेमन, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड। टैमरिंड के अंदर आपको क्या मिलेगा? टैर्टेरिक एसिड। टोमेटो के अंदर आपको क्या मिलेगा? ऑक्जेलिक एसिड। और कर्ड के अंदर आपको क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक इन सब चीज़ों में? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी पता चल गई। सोर टेस्ट ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसिड हैं, और नेचुरल सोर्स जो हैं हमारे पास उनके अंदर कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टोमेटो में। लैक्टिक एसिड कर्ड में। सिट्रिक एसिड ऑरेंज में। एसिटिक एसिड विनेगर में। ठीक है, आइए अब आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पे। अब हम लोग एसिड या की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको केमिकल प्रॉपर्टी लिखने के लिए आती है। इन्होंने बोला कि कोई भी एसिड, चाहे वो HCl हो चाहे H2SO4 हो, जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कराएगा। तो हम आपको एक एग्जांपल में दिखा देते हैं। जैसे आपने Zn लिया और Zn को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने रिएक्ट कराया, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। तो बचा क्या हमारे पास? ZnCl2। तो ZnCl2 क्या हो गया आपका? जिंक क्लोराइड जो सॉल्ट है। ठीक है, तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस इस चीज़ से मतलब है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब मेटल मेरा रिएक्ट करता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मेटल लिखा है, मान लीजिए Zn मेरा मेटल हो गया। अब अगर मेटल ऑक्साइड हुआ तो ये हो गया ZnO। अगर मेटल कार्बोनेट हुआ तो ये हो गया ZnCO3। और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर लिखा हुआ है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट, तो इसका मतलब वो हो गया आपका ZnHCO3। तो इसका मतलब HCO3 जो है ये आपका बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को दर्शाता है। CO3 आपका किसको दर्शाता है? कार्बोनेट को। O किसको दर्शाता है? ऑक्साइड को। और SO4 किसको दर्शाता है? सल्फेट को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी हैं, तभी जाके आप कोई रिएक्शन लिख पाएंगे। आइए देखिए अब इसमें क्या लिखा है। इन्होंने बोला कि लाइम स्टोन, चौक और मार्बल, ये 3 ऐसे कंपाउंड हैं, लाइम स्टोन, चौक और मार्बल, जो कैल्शियम उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो लाइम स्टोन, चौक और मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों चीज़ आपके अलग अलग फॉर्म में हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? कैल्शियम मतलब हो गया Ca और कार्बोनेट मतलब हो गया CaCO3। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस देयर करस्पॉन्डिंग साल्ट। ये बोल रहे हैं कि कोई भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएगा तो वो उसका सॉल्ट बनाएगा, और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर उसमें निकलेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप उसी से समझिएगा कि ये क्या कह रहा है। देखिए, हमने कोई भी एक कार्बोनेट ले लिया, तो मैंने CaCO3 ले लिया और इसको मैंने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया। अब अगर आपको ये जानकारी होगी कि कोई भी कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मेरा कहाँ से निकलेगा, इस H से और इस CO3 से। तो HCO3 से आपको CO2 और H2O मिल गया और Ca और Cl से आपको क्या मिल गया, CaCl2। अब बैलेंस करना है तो यहाँ पे एक 2 लगा देंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो कार्बोनेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के H से रिएक्ट करके बना दिया। कहने की बात मेरी ये हुई कि अगर आपको CaCO3 प्लस 2HCl दिया गया है तो 2HCO3 ये जो है ये आपका H2CO3 हो जाएगा, जो आपका अगर टूटेगा तो H2O और CO2 आपको मिलेगा और बाकी ये Ca और Cl आपका मिलके क्या हो गया, CaCl2। तो ये हो गया आपका सॉल्ट, ये हो गया वाटर और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या इवॉल्व कराएगा, हाइड्रोजन गैस। और अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएगा तो वो क्या निकालेगा, CO2 और H2O, जो आपने अभी इस एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये बोल रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ पे निकल रही है, जो आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस। और आपको मालूम है कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एफरवेसेंस छोड़ती है, तो ये एक तरीके से एसिड को टेस्ट करने का भी एक माध्यम हो सकता है, जिसके हिसाब से हम ये टेस्ट करते हैं। और देखिए, टेस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे टेस्ट फॉर CO2 गैस आपको दिखाया। क्या दिखाया, देखिए, When CO2 गैस इज पास थ्रू ए लाइम वाटर, जब आप CO2 गैस को किसी लाइम वाटर से पास कराते हैं, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3। ध्यान से समझिएगा एक बार इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये वाला जो रिएक्शन है ये आपके हर जगह पे आता है, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला कि when CO2 गैस इज पास थ्रू ए लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3। But if CO2 is passed in excess, then this milkiness is disappear due to the formation of CaHCO3O2 which is soluble in water। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, आइए हम देखते हैं इसका कहने का क्या मतलब हुआ। इन्होंने बोला कि आपको CO2 गैस को अगर टेस्ट कराना है तो आपको पहले लाइम वाटर लेना होगा, और लाइम वाटर आ गया मेरे पास CaOH2 लाइम वाटर, ठीक है। और आपको मैं अभी OH जो है वो आपके बेस को दर्शाता है और H जो है वो एसिड को दर्शाता है, तो CaOH2 एक तरीके से बेस है। और CaOH2 को जब आप CO2 से रिएक्ट कराए, CaOH2 को जब आप CO2 से रिएक्ट कराए तब आपको CaCO3 प्लस H2O मिला, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो आपको कोई एक ये कैल्शियम कार्बोनेट टाइप की चीज़ मिलेगी CaCO3, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही मिल्कीनेस देता है या वाइटनेस देता है। तो इसीलिए कभी भी लाइम वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो जो मिल्कीनेस और जो वाइटनेस आती है वो किसके कारण आती है, CaCO3 के कारण, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने बोला कि जो आपको ये कंपाउंड मिला, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, CaCO3 प्लस CO2, सॉरी हमें क्या दिखा था, CaOH2 प्लस CO2, तो आपको क्या मिल गया,
CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ये मिला आपको। अब हमें ये इन्होंने बोला कि अगर CO2 अभी भी आप डालते रहे तो इसका मतलब आपने ये जो आपको चीज़ मिली इसको आपने फिर से लिखा और इसमें आपने एक कार्बन डाइऑक्साइड और डाल दिया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। आप खुद देख रहे हैं कि कार्बोनेट के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये सब चीज़ें मिल जाएं तो आपका कार्बोनेट किस में बदल जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट में। किस में बदल जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट में। और ये है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला CaHCO3 पूरा ब्रैकेट में और 2। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई। सबसे पहले आपका लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो लाइम वाटर ये रहा, और लाइम वाटर में जैसे ही आपने CO2 डाला तो एक वाइटनेस और मिल्की आता है। वो किसके कारण आता है? CaCO3 के कारण आता है। उसके बाद ये जो CaCO3 और H2O मिला, इसके अंदर आप फिर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। और यही इस टेस्ट फॉर CO2 गैस होती है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए आप यहाँ पे, आपको खुद समझ में आएगा। सबसे पहले CaOH2 को CO2 में मिलाया, कैल्शियम कार्बोनेट मिला। देखो वाइट प्रेसिपिटेट मिला। ये वाइट प्रेसिपिटेट किसके कारण आया? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। उसके बाद CaCO3 और H2O जो आपको यहाँ से मिला तो उसके अंदर आपने फिर से CO2 डाला तो आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल गया जो वाटर में सॉल्युबल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन गैस निकली, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस निकलेगी आपकी। और अब मैं आपको लास्ट बताता हूँ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे, अगर मेटल के साथ आपका हाइड्रोजन निकल रहा है तो मेटल ऑक्साइड के साथ क्या निकलेगा? वाटर। कोई दिक्कत आपको? देख लीजिए इसका भी एक एग्जाम्पल। हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया कोई एक मेटल ZnO, और ZnO को मैं जैसे ही HCl से रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे मालूम है ये Zn इस Cl के साथ मिलके क्या बना देगा? ZnCl2। और मुझे पहले से ही पता है कि कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाटर निकालता है। तो मैंने वाटर भी लिख दिया और ZnCl2 भी लिख दिया और उसके बाद मैंने बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो ये तो था आपका एसिड जो आपने अच्छे से समझ लिया एक एक चीज़। और आपने क्या समझा? आपने बस यही समझा कि एसिड का मेटल के साथ मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे मुझे क्या क्या मिलता है। मेटल के साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपको CO2 और H2O निकलता हुआ दिखता है, और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पे आपको H2O वाटर निकलते हुए दिखता है। इसके अलावा आपने एसिड में सोर टेस्ट और ब्लू लिटमस रेड, विनेगर और टेमरिंड इन सब के बारे में देखा। एक तरीके से आपने एसिड के बारे में पूरी मोटी मोटी जानकारी ले ली। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चाहे H2SO4 देखें, चाहे HNO3 देखें, चाहे HCl देखें, आपको तीनों में एक H+ आयन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब कोई भी अगर एसिड है तो उसके अंदर एक H+ आयन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बेस की तरफ और बेस को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा आप इसे। तो रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड जो लिखा है, देखिए आप, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर समझना है, बाकी चीज़ तो सॉल्ट बनती है, वो आपको जानकारी है।
अब आइए बेस पे। बेस में क्या लिखा है देखिए, बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बीटर इन टेस्ट। तो वो वाले सोर टेस्ट थे एसिड, ये क्या है बीटर टेस्ट। सोपी इन टच, थोड़ा सा सोप की तरीके से आपको फीलिंग आएगी जब भी आप इसे बदलेंगे। और दूसरा, इसमें आपका लिटमस पेपर रेड से ब्लू होता है और एसिड में ब्लू से रेड होता है। ठीक है, इसके कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो वो आप देख लीजिए, NaOH और CaOH2। और ये दोनों में देखिए आपको OH दिखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब बेस की साइन होती है OH माइनस आयन। कोई भी बेस अगर होगा तो उसके अंदर आपको OH माइनस आयन देखने को मिलेगा, जो वो यहाँ पे बता रहा है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो आपने बेस के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी आपने सब समझ ली, रेड लिटमस ब्लू, सोपी इन टच, बीटर इन टेस्ट, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, आइए केमिकल प्रॉपर्टी अब देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो बोली है वो बोली है कि अगर कोई भी बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें भी आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप खुद समझिएगा कि हाइड्रोजन गैस इसमें कैसे इवॉल्व हो रही है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको एक कंपाउंड दिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक मेटल दे दिया Zn और यहाँ पे लिख दिया NaOH। अब ध्यान से समझिएगा, NaOH मेरा बेस है और Zn मेरा मेटल है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी, जो आपने पढ़ा। अब देखिए, आप हाइड्रोजन गैस का H2 है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 लगाना होगा। तो बाकी बची वाली चीज़ आपका एक सॉल्ट बनाती है, जो आपको मालूम है। तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, Na2ZnO2। ठीक है, इसे सोडियम जिंकेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप बस इतना समझिए, जैसे आपने Zn को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो आपको मालूम है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और उसके बाद बचे वाले को आपने क्या कर दिया, ZnCl2 लिख दिया था। ठीक है, कुछ वही चीज़ आपने यहाँ पे करी। जब आपने Zn को बेस के साथ लिया तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब क्योंकि H2 है तो आपने यहाँ पे 2 लगाया और उसके बाद आपने सोडियम जिंकेट बना दिया। ये एग्जाम्पल आपको ज़रूर लिखना होगा जब भी आप मेटल के बारे में चीज़ें बताएंगे। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अगला एग्जाम्पल है इन लोगों के पास, रिएक्शन विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल कौन से होते हैं, जिनकी वैलेंसी 3 से ज़्यादा हो। ठीक है जी, आपको इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में कार्बन में नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। हमें खुद पता है कि अगर मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें वाटर निकलता हुआ दिखता है। कुछ यही चीज़ें वो यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को आप बेस के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो भी आपको वाटर निकलता हुआ दिखेगा। तो इसका कुछ एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें से वाटर निकलता हुआ दिख रहा है। तो मैंने एक बेस ले लिया CaOH2 और एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया मैंने CO2। ठीक है, अब आपको खुद मालूम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर देखने को मिलेगा। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर ये जानकारी आपको पहले हो कि कोई भी बेस अगर किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक वाटर निकालेगा, और जब आप इसमें से वाटर को हटा देंगे, H2 और O को हटा देंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट ही बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये समझ लिया कि किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर कोई बेस रिएक्ट करेगा तो वाटर निकलता हुआ दिखेगा। वही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है। ये रही आपकी रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आगे देखिए,
और देखिए यहाँ पे साफ साफ एक लाइन लिखी है, दिस रिएक्शन प्रूव दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक इन नेचर इसलिए हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ऐसा वाटर सॉल्यूशन मतलब वाटर में सॉल्यूशन बनाना या वाटर में कोई चीज़ डालना। तो हम एसिड और बेस का वाटर के साथ कैसा रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे समझना चाहिए। देखिए, in presence of water acids give H plus ion, as H plus ion cannot exist alone, so it combines with water molecule to form hydronium ion. So we can say that in presence of water acid gives H plus ion and H3O plus ion. In the same way, in the presence of water base give OH minus ion. भाई आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा है? देखिए ये क्या कह रहा है। इन्होंने बोला कि आप जब कोई एक एसिड लेते हैं और उसको जब वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, कोई आपने एक एसिड लिया और उसे अगर वाटर में मिलाया तो आपको एक H प्लस आयन निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, आपको एक H प्लस आयन निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, सॉरी वो चीज़ बदल गई थी। HCl को जैसे ही मैंने वाटर में मिलाया तो मुझे एक H प्लस आयन निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, और इस H प्लस आयन को जब मैं वाटर में फिर से डालूंगा, या H प्लस आयन मतलब एसिड ही हुआ क्योंकि हर एसिड में H प्लस आयन होगा, तो उसे मैं वाटर में फिर से मिलाऊंगा तो मुझे H3O प्लस आयन मिलेगा। तो ये H प्लस आयन और H3O प्लस आयन मुझे मिलते हैं जब भी मैं किसी एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो मुझे दो आयन मिलते हैं जो हैं H प्लस और H3O प्लस। ठीक है, दूसरी चीज़ आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अगर HCl को मैं H2O में मिलाया, ठीक है, तो मुझे H3O प्लस प्लस Cl माइनस मिला। देख लीजिए आपका ये रिएक्शन एकदम बराबर है। H2O और H मिल के H3O प्लस बना दिए और ये Cl माइनस। ठीक है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी H प्लस या एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H3O प्लस आयन बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने कोई बेस लिया, अब बेस के लिए मुझे OH लेना होगा और इसके अंदर आपने वाटर डाला, तो ये आपको कौन से आयन देगा? OH माइनस आयन देगा। तो हर बेस वाटर के साथ रिएक्ट करने पे OH माइनस आयन देता है और हर एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे या तो H प्लस आयन देगा, हाइड्रोजन आयन, या फिर हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम की स्पेलिंग क्या होगी? HY हाइड्रोनियम, NIUM, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी चीज़ में आपको? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, एंड कोई भी बेस जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। एन एल्कली इज ए बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। इन्होंने बेस और एल्कली के बीच में आपको डिफरेंस बताया और डिफरेंस बस यही है कि एल्कली भी एक बेस है लेकिन वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, तो जो बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? एल्कली। आगे देखिए, बोथ एसिड्स एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मेन जो उद्देश्य है वो फ्री आयन है। अगर कोई भी चीज़ मैटर में अगर फ्री आयन मौजूद है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस कहने का मतलब ये हुआ कि आपने वाटर सॉल्यूशन लिया है एसिड और बेस का, और जैसे ही आप एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन लेंगे तो आपको मालूम है आपको तीन आयन देखने को मिलते हैं, H प्लस, H3O प्लस और OH माइनस। ये आपको बेस से मिलता है और ये आपको एसिड से, और यही आपके फ्री आयन हैं
जिसके कारण आपका एसिड या बेस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। आगे इन्होंने लिखा है रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अगर आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा। अभी तक आपने बेस और एसिड के बारे में पूरी जानकारी ले ली। अब ये बोल रहे हैं कि एसिड और बेस को अगर हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो मैं आपका ध्यान ज़्यादा उस पर न ले जाने की बजाय सीधे इस पे ले जाता हूँ। एसिड के अंदर हमें कौन सा आयन मिलता है, H+। बेस के अंदर हमें कौन सा आयन मिलता है, OH-। और H+ और OH- आयन मिला के क्या बना देंगे, H2O। और बाकी बची वाली जो चीज़ें इनके साथ होंगी वो मिल के क्या बना देंगी, सॉल्ट। तो इसका मतलब कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट और वाटर देखने को मिलता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में ये चीज़ बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने एक बेस ले लिया अपने पास NaOH, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक एसिड ले लिया HCl। अब आप देख रहे हैं OH और H मिलकर मेरा क्या बना देगा, H2O। और बाकी मेरे पास क्या बच गया, Na और Cl। तो ये मेरा क्या हो गया, NaCl, जो मेरा हो गया क्या, सॉल्ट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका एसिड और बेस रिएक्ट कर कर आपस में सॉल्ट और वाटर बनाए, ऐसी रिएक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं। और उस रिएक्शन का नाम क्या है, उस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि बेस के इफ़ेक्ट को एसिड ने कम कर दिया और एसिड के इफ़ेक्ट को बेस ने कम कर दिया। तो बेस और एसिड ने एक दूसरे को बराबर कर दिया, या मैं ये कहूँ कि एक दूसरे को उन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो यहाँ पे लिखी हैं। अब आते हैं हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड और बेस। एसिड और बेस के डाइल्यूशन या वाटर में मिलाने का क्या फ़र्क होता है या क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। जब आप एसिड और बेस को किसी वाटर में मिलाएंगे तो उसे इन्होंने एक नाम दिया है, और वो नाम क्या दिया है, उस नाम को इन्होंने दिया है डाइल्यूशन। ठीक है, आगे देखिए। जब भी आप वाटर में कोई चीज़ मिला रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, देन इट रिजल्ट, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। हमें मालूम है कि वाटर मिलाने से एसिड की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, या मैं ये कहूँ कि एसिड जो है वो अब ज़्यादा वॉल्यूम में आ गया क्योंकि हमने उसके अंदर वाटर भी मिला दिया। तो इसका मतलब जो एसिड के जो H+ और H3O+ आयन थे वो वाटर में मिलने के कारण वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण हमारे H+ और H3O+ आयन का जो पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन है वो कम होता हुआ दिखेगा। क्या मैं कह रहा हूँ आप एक बार इसे फिर से समझिए। मैंने बोला मेरे पास एक प्योर एसिड है और उसके अंदर H+ और H3+ आयन हैं और इनका परसेंटेज मान लीजिए 40% है। अब मैंने इस एसिड में अगर वाटर मिला दिया और वाटर मिलाने के कारण मेरा अब एसिड और वाटर मिलाने के कारण मेरा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, और वॉल्यूम ज़्यादा होने पे भी मेरा ये जो परसेंटेज है वो वही रहा। तो इसका मतलब मेरा कंसंट्रेशन में H+ और H3O+ आयन के वॉल्यूम क्या हुए, कम हो गए ना। इसी को इन्होंने यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, देखिए, इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। इट रिजल्ट्स in the decrease in the concentration of ions H3O+ and OH- पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में आपके इन आयन का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा
एंड द एसिड एंड बेस सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो एसिड और बेस को डाइल्यूटेड कब कहा जाएगा? एसिड और बेस को डाइल्यूटेड तब कहा जाएगा जब H प्लस और H3O+ आयन, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, इनकी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में कम होने लगे। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके एसिड और बेस क्या हैं? डाइल्यूटेड फॉर्म में हैं। आगे देखिए, व्हेन एसिड और बेस इट इज रिएक्टेड विथ वाटर देयर मॉलिक्यूल डिसोसिएट टू फॉर्म आयन। जो हमने अभी देखा कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये फ्री आयन देते हैं, तो वही इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया है, और ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुका हूँ, इसीलिए मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने गोले लगाए हैं वो मैंने फ्री आयन पे लगाए हैं, जो आपको एसिड और बेस पे रिएक्ट करने पे मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, डिजॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज कॉल्ड हाईली एक्सोथर्मिक। कोई भी एसिड और बेस अगर वाटर में आप मिलाते हैं तो ऐसी जो रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, इसका मतलब आपके किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही हो तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो एसिड और बेस के रिएक्शन वाटर के साथ जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, तो इसीलिए हमें बहुत ही केयर से ये काम करना होता है। या मैं ये कहूँ कि एसिड्स मस्ट ऑलवेज बी पुट स्लोली इनटू द वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग। आपको एसिड को वाटर में मिलाना है। आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि एसिड रखे हुए हैं और वाटर ऊपर से मिला रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने पे इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी कि आपका हाथ जल भी सकता है, और वही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और अभी तक आपने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखी एसिड और बेस की, इसके बाद आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में देखा, और इसके साथ साथ आपने हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन और OH- आयन, डाइल्यूशन, इन सब के बारे में आपने जानकारी ली। अब हमारा काम यह है कि हम कैसे पता करें कि एसिड क्या है, या हम कैसे देख के पता करें कि एसिड ये है और बेस ये है। तो उनके लिए या उनको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, और उन इंडिकेटर्स को देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर और ओडोर। कलर मतलब रंग और ओडोर मतलब सुगंध। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर एंड ओडोर व्हेन एडेड इनटू एन एसिड और एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। मतलब इनका कलर चेंज हो जाता है या इनकी सुगंध चेंज हो जाती है जब हम इन्हें किसी एसिड या एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं। एल्कलाइन क्या होता है? वो बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए उन्हें हम एल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए इंडिकेटर में पहले हम नेचुरल इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए नेचुरल इंडिकेटर में क्या लिखा है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो हमें मतलब कि नेचर से मिलता है। दीज इंडिकेटर आर फाउंड इन द नेचर इन द प्लांट्स। ये इंडिकेटर कहाँ मिलते हैं? नेचर में मिलते हैं। और कहाँ पे? प्लांट में। इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया लिटमस सॉल्यूशन का। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल कलर डाई। जो ये लिटमस सॉल्यूशन बनता है ये एक पर्पल कलर डाई है, जो कहाँ से निकलता है? एक लाइकन प्लांट से निकलता है। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपके पास एक लाइकन प्लांट है, इस लाइकन प्लांट से आपको एक पर्पल डाई मिलती है, पर्पल कलर की डाई, और उसको हम क्या करते हैं? इस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब इसमें से निकालते हैं। तो ये जो पर्पल कलर की डाई आपको मिली है, इसी से आपका लिटमस सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अगला चीज़ वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो लाइकन प्लांट है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ये दिया है थैलोफाइटा। तो आप इतना चीज़ बस समझिए कि लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर की डाई है जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है? लाइकन प्लांट से। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ नेचुरल इंडिकेटर बताए हैं और उनका कलर क्या हो जाता है जब वो एसिड और अल्कलाइन में जाते हैं, उनके बारे में जिक्र किया है। तो देखिए लिटमस का कलर रेड में चेंज हो जाएगा, और ब्लू में चेंज किस में होगा?
एल्कलाइन सॉल्यूशन में। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि ब्लू लिटमस रेड और यहाँ पर रेड लिटमस ब्लू, या मैं ये बोलूँ कि कोई भी लिटमस सॉल्यूशन अगर वो रेड में चेंज हो जाए तो इसका मतलब वो एसिडिक मीडियम है, और अगर उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाए तो वो एल्कलाइन मीडियम है। रेड एसिड के लिए, ब्लू एल्कलाइन के लिए। ठीक है, आगे इसमें आपको और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 एग्जाम्पल आपको समझने हैं। तो टर्मरिक एक समझिए, हल्दी एसिड में वो येलो कलर देता है और एल्कलाइन में वो रेडिश ब्राउन। हल्दी आप याद रखिएगा, और कोई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक पिंक वाला, वो भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 2 समझिए, एक लिटमस और एक टर्मरिक। ठीक है, आगे आइए सिंथेटिक इंडिकेटर पे। सिंथेटिक मतलब कि जो इंसानों ने लेबोरेटरी में बनाए हैं। तो देखिए, दीज इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इसमें 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथाइल ऑरेंज, स्पेलिंग देख लीजिएगा, और फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, और मिथाइल ब्लू और मिथाइल रेड। 4 एग्जाम्पल इन्होंने बताए हैं और चारों एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी हैं। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलीन। ठीक है, फिनोल्फ्थेलीन। उसके बाद मिथिलीन ब्लू और मिथाइल रेड। ये मिथाइल आपका CH3 से बिलोंग करता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। मिथाइल ऑरेंज, मिथिलीन ब्लू, मिथाइल रेड और फिनोल्फ्थेलीन, ये 4 आपको सिंथेटिक इंडिकेटर मिलते हैं। इसमें से 2 बहुत ज़रूरी हैं जो आप देख लीजिए। फिनोल्फ्थेलीन कलरलेस सॉल्यूशन, या कलरलेस हो जाता है इसका सॉल्यूशन जब एसिडिक मीडियम में डालें, और पिंक हो जाता है जब बेसिक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंक वाला। फिनोल्फ्थेलीन के लिए बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर होता है? पिंक, और न्यूट्रल में भी कलरलेस मिलता है। इसी तरीके से अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज आपको रेड कलर देता है एसिडिक मीडियम में, और येलो कलर देता है बेसिक मीडियम में। तो आपको 2 एग्जाम्पल ज़रूर समझने हैं, एक लिटमस और टर्मरिक इसके लिए, और फिनोल्फ्थेलीन और मिथाइल ऑरेंज इसके लिए। अब आइए आप ऑल्फैक्टरी मतलब कि सुगंध। ठीक है, तो 2 सब्सटेंसेज वुज ऑडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस जिनका ओडोर जो है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज हो जाए तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें 2 एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, एक वेनिला और एक ओनियन। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक वेनिला और एक ओनियन। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, द स्मेल ऑफ दिस 2 इंडिकेटर कैन बी डिटेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ओनली बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। मतलब कि बेस में इनके ओडोर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एसिड में डालते ही इनके ओडोर में चेंज होने लगेगा, और यही डिफरेंस बताता है। क्योंकि ये ओडोर से संबंधित है तो इसीलिए एक ऐसा इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, अगर आप अपने किताब के 4 या 5 पन्ने जो NCERT के हैं या आप कहीं से भी पढ़ते हैं, अगर वो 5-6 पन्ने आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद की जो एक्सरसाइज होती है जिसमें आप अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहने की बात यह है कि सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्चुअल रूप से या थ्योरेटिकल रूप से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर असल में क्वेश्चन और आंसर बन कौन से माध्यम से रहे हैं। अगर उसकी जानकारी आपको हो जाएगी तो आपको एक्सरसाइज या जो क्वेश्चन आप देखेंगे उसे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मेरे साथ जो हम अभी चौथे पन्ने पे हैं, देखिए, अगर आप मेरे साथ 7 या 8 पन्ने तक अच्छे से चीज़ों को समझ के पढ़ लेते हैं तो आपको जो आगे की एक्सरसाइज होगी या जो आपके NCERT के क्वेश्चन हैं या जो भी आप कहीं से भी लगा रहे हैं मॉडल पेपर से, वहाँ पे उन क्वेश्चनों के अंदर आपको इन्हीं थ्योरेटिकल चीज़ों के एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं सही से पता होंगी तो आप एक्सरसाइज करने में असक्षम अपने आप को महसूस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने प्रयास से आपके पास पहुँचा रहे हैं उसे आप अच्छे से समझिए। ठीक है,
तो आपने दो इंडिकेटर के बारे में अभी तक देख लिया, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब आइए आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा है जो हर जगह पे इस्तेमाल होता है और ये बहुत ढेर सारे इंडिकेटरों से मिल के बना होता है। तो देखिए यूनिवर्सल, और सबसे बड़ी ख़ास बात यूनिवर्सल इंडिकेटर की ये है, ये एसिड और बेस तो बताता ही है, साथ में वो ये भी बताता है कि कौन से एसिड की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है और कौन से बेस की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। तो देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है। टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। आपका एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है उसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है जो कई ढेर सारे इंडिकेटरों से मिलकर बना होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ ये बताने के लिए भी होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत ढेर सारे इंडिकेटरों से मिल के बना है। दे आर मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ठीक है। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। ये इनका कहने का क्या मतलब है, आप ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और हमें मालूम है कि हाइड्रोजन आयन कहाँ से मिलता है, हमें एसिड से मिलता है। तो इसका मतलब वो एसिड में जितने ज़्यादा आपके H+ आयन मौजूद होंगे उतना ज़्यादा आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो मैं आपको इस डायग्राम पे ले जाने से पहले आपको सीधे बस इसी पे बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके H+ की संख्या ज़्यादा है, ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि ये जो काला वाला हिस्सा है मेरा, ये H+ को दर्शा रहा है और ये जो डब्बा वाला हिस्सा है ये आपका OH- को दर्शा रहा है। और हम अभी तक जो भी चीज़ पढ़ते आए हैं उसमें हम यही पढ़ते आए हैं कि हमारा जो H+ आयन है वो एसिड के लिए होता है और OH- आयन जो होता है वो बेस के लिए होता है। ठीक है। तो मैं बीच में एक लाइन खींच देता हूँ और इसे 0 लिख देता हूँ। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरा बेस किस तरफ ज़्यादा होगा तो आप बोलेंगे कि सर बेस OH- को दर्शाता है। तो ये वाला एरिया में हम 0 से जितना ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आयन बढ़ता चला जा रहा है तो इसका मतलब एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो यही चीज़ ये यहाँ पे दर्शा रहा है और आप ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ मैं 0 दर्शाया हूँ वो चीज़ असल में pH में 7 से लिया जाता है। तो अभी pH क्या है उसके बारे में भी आप समझिएगा और pH 7 क्या है इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो आप बस इतना समझिए अभी तक कि H+ आयन कंसंट्रेशन आपकी एसिड स्ट्रेंथ को बताता है और OH- आयन कंसंट्रेशन आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है। आगे आइए। तो देखिए आपको ये डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन इस तरफ और डिक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन इस तरफ। देखिए ये छोटा सा भाग जो है, जो डॉट डॉट वाला भाग है, वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है और राइट साइड में कम है। तो इसका मतलब H+ आयन जो है वो राइट साइड में कम है और लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरफ ज़्यादा है। वही चीज़ OH- के केस में है, राइट साइड में हमारा OH ज़्यादा है तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और लेफ़्ट साइड में। ठीक है। तो यही कंसंट्रेशन जो होता है वो आपको समझना है। ठीक है। आगे देखिए। अब आते हैं हम लोग pH स्केल पर और क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा। इट इज़ ए स्केल यूज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH स्केल का मतलब ही है P और H। तो H+ आयन कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए आपको pH बनाया गया है। तो pH स्केल असल में है क्या, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेज़र करती है। ठीक है। आगे देखिए pH में जो P है उसका मतलब होता है पोटेंस और पोटेंस मतलब होता है पावर। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पावर। उसी से आप समझ लीजिएगा कि pH में जो P है वो पावर को दर्शाता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जितनी ज़्यादा पावर होगी
उतना ज़्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, आगे देखिए। इट हैज़ वैल्यूज़ रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। ये जो पीएच स्केल है ये 0 से 14 पे बनाया जाता है। और पीएच इज ए नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेस। और जो आप पीएच नंबर लिखेंगे उस नंबर से हमें ये पता चल जाएगा कि वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, अब देखिए, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लोअर इट्स पीएच वैल्यू। बहुत ज़बरदस्त चीज़ लिखा है ये, आप इसे समझिएगा। इन्होंने लिखा है कि आपके हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा रहेंगे वहाँ की पीएच वैल्यू कम रहेगी। और हम यही चीज़ पढ़ते रहें कि 7 में इस तरफ जाने पे हमारा H+ आयन बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब 7 से कम में 6 और 5 अगर मुझसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं बोलूँगा 5। क्यों? क्योंकि हमने जो डायग्राम पढ़ा है उस डायग्राम में हमने यही देखा था कि अगर मेरा ये बीच में 7 है और मैं इस तरीके से लगाता हूँ तो मेरा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज़ हो रहा है। और ये इंक्रीज़ होने के कारण आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज़ हुआ, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी इस तरफ बढ़ती चली गई। और जो हमने यहाँ पे 7 लिखा था वो जब हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वो कम होता चला जाएगा। तो इसीलिए आपसे कोई पूछे कि 2, 3, 4 में कौन सा एसिड ज़्यादा, अगर पीएच वैल्यू आपको ये 3 दी गई है और आपसे पूछे कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 2। इसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है कि 8, 9, 10 इन तीनों में से एसिड कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि सर 7 से कम वाले एसिड होते हैं और 7 से ज़्यादा वाले बेस। तो ये जो तीनों पीएच वैल्यू आपने लिखी है ये बेसिक स्ट्रेंथ को दर्शा रही है, ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ को। और हम ये भी कह सकते हैं कि 10 जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। और पीएच जो लिखा गया है इसमें P मतलब होता है पोटेंस या फिर पावर, और H जो है ये हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को बताता है। ठीक है, आगे आइए। तो आप देख रहे हैं कि जब 7 से ज़्यादा पीएच की वैल्यू होगी तो वो बेसिक होगा, 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा, और 7 पे वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगला ये बता रहा है कि अगर आप प्योर वाटर लेंगे तो प्योर वाटर एक तरीके से न्यूट्रल है। और न्यूट्रल होना मतलब कि ना ये एसिडिक है ना बेस है। और अगर ये एसिडिक और बेस दोनों नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर फ्री आयंस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब प्योर वाटर न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस की कमी है। आगे देखिए, अ पेपर इम्प्रेगनेटेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज्ड फॉर। कोई भी पेपर जिसके अंदर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देते हैं उसको हम पीएच की स्केल की तरीके से यूज कर सकते हैं या पीएच मीटर की तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये पीएच मीटर क्या दर्शाता है आप समझिए, और इसमें से 3-4 पॉइंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप देख लीजिए। देखिए, गैस्ट्रिक जूस HCl जो हमारे पेट में है उसका 1.2, इसका मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा है या स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो इसका मतलब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 1.2 है। इसी कारण से हमारे पेट के अंदर जो खाना जाता है वो इतनी आसानी से पच जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो आपने देखा कि HCl 1.2 है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद लेमन जूस, नींबू का शरबत जो लेमन जूस आप पीते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2.2 रेटिंग है इसकी पीएच मीटर पे। प्योर वाटर की बात करें तो एकदम 7.4, 7 पे मेरा न्यूट्रल होता है, 0.4 मतलब स्लाइटली बेसिक, थोड़ा सा बेसिक है, तो हम लोग इसे न्यूट्रल भी कह सकते हैं। तो प्योर वाटर
या फिर हमारा खून जो है वो 7.4 रेटिंग का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों रेटिंग। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है, तो इसकी आपको पीएच रेटिंग भी पता होनी चाहिए। मैग्नीशिया, MAGNESIA, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच रेटिंग है 10। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक है। और लास्ट में इन्होंने NaOH दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर OH लगा हुआ है तो आपको पता है ये बेसिक है और इसकी पीएच रेटिंग है 14। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम कुछ इसके पॉइंट देखते हैं कि पीएच क्यों ज़रूरी है, या हमें एसिड और बेस की अगर स्ट्रेंथ पता चल जाए तो हमारे लिए इसका क्या फ़ायदेमंद है हमारे जीवन में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो लिखा है प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। इसका मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या जो हम लोग जी रहे हैं, हम लोग असल में बहुत ही मार्जिनल रेटिंग में हम लोग जी रहे हैं, 7 से 7.8। इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होने पे या कम होने पे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यही चीज़ इन्होंने लिखी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच रेंज। हम लोग केवल इतने से इतने रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं, 7 से 7.8। यह हमारी बॉडी जो है केवल इतने के बीच में फंक्शन करती है। आगे देखिए, जो प्योर वाटर था उसकी हमने देखी थी 7.4, और जो हम लोगों की एसिड रेन होती है जिससे हमारे सारे के सारे जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं, उस समय पे उस रेन की रेटिंग हो जाती है 5.6। देखिए ये एसिडिक हो गया, तो इसीलिए एसिड रेन जो होता है उस समय पे रेन वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 तक पहुंच जाती है। और ये एसिड रेन जो है वो पानी में फ़्लो होता है, और पानी में फ़्लो होने के बाद ये रिवर वाटर का भी पीएच वैल्यू कम करने लगता है। और रिवर वाटर का पीएच वैल्यू कम होगा तो इसका मतलब एसिडिक हो गया। और एक्वेटिक लाइफ, जो जल के अंदर रहने वाले जीव हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपने देख लिया कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीएच के सेंसिटिव हैं। दूसरा देख रहे हैं हम लोग सॉइल के बारे में। एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। हर प्लांट को एक अपने हिसाब का या अपने स्पेसिफिक उसके इम्पोर्टेंस का एक पीएच रेंज होता है जिसमें वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। देयरफॉर द नेचर ऑफ ए सॉयल इज़ नोन फर्स्ट बाय टेस्टिंग इट्स पीएच। तो अगर हमें अच्छा प्लांट लगाना है तो जाहिर सी बात है हमें उस सॉयल, जिस सॉयल में वो प्लांट लग रहा है, उसकी पीएच रेंज को उस प्लांट के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। या फिर हम ये कहें कि हम हर जगह पे वैसी सॉयल ढूंढेंगे और जहाँ पे उसका पीएच रेंज उस प्लांट से सूट कर जाएगा वहाँ पे उस प्लांट को हम लोग लगा देंगे। ठीक है। इट इज़ आल्सो सूटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइज़र फॉर पर्टिकुलर क्रॉप। हम लोग देखते हैं कि क्रॉप के अंदर खाद डाली जाती है, तो वो खाद अगर हमें उस क्रॉप के बारे में पता हो तो हम लोग खाद भी पीएच, सॉयल की पीएच देखकर उसके अंदर खाद का इस्तेमाल करके उसे एसिडिक और बेसिक अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये सॉयल के पीएच अगर पता चल जाए तो ये फार्मर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट लिख रहा है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें मालूम है HCl है, और HCl ही फूड के डाइजेशन के काम में आता है, और HCl की रेटिंग 1.2 है। तो जब भी आपको इनडाइजेशन मतलब आपके पेट में चीज़ें पच नहीं रही हैं, ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। इनडाइजेशन के समय पे हमारे स्टमक में HCl की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, इसका मतलब एसिड की मात्रा बहुत बढ़ गई, और एसिड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमें पेन और इरिटेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है। टू करेक्ट द पीएच रेंज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब जाहिर सी बात है अगर हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो इसे न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या डालना होगा, बेस। और यहाँ पे कौन सा बेस डाल रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करके हम अपने पेट की एसिडिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम वो बेस को डाल के अपनी एसिडिटी कम कर रहे हैं तो एसिडिटी को कम करने वाली जो चीज़ डाली गई है उसे हम क्या कहेंगे, एंटी एसिड।
ठीक है। तो एंटा एसिड क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो HCl में हमारे शरीर की एसिडिटी को कम करता है। आगे देखिए, pH चेंज लीड्स टू टूथ डिके। ये भी देखा गया है कि pH की रेंज में जब चेंज होने लगता है तो हमारे टूथ या हमारे दांत में भी डिके देखने को मिलता है। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट जो जरूरी है, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारा जो इनेमल है, जो टूथ का इनेमल है, उस टूथ इनेमल, आपको टूथ इनेमल वर्ड ज़रूर याद रखना है। और ये पूछता है कि टूथ इनेमल किस चीज़ का बना हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, टूथ इनेमल। ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला CA3PO4 है। ठीक है। और फॉस्फेट को हम लोग PO4 3- से दिखाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी इफ द pH इनसाइड द माउथ डिक्रीजेस 5.5। अगर हमारे मुंह में, हमारा मुंह का जो pH है वो 5.5 तक पहुंच जाए तो इनेमल भी डिके होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा माउथ के अंदर जो pH रेंज है वो एसिडिक में पहुंच गई है या 5.5 में पहुंच गई है। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्यों एसिडिक हमारा माउथ हो जा रहा है? द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल। हम लोग अगर ढंग से मतलब खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं तो जो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल हैं, या जो चीनी है, शुगर है, ग्लूकोज है, वो चीज़ों के अंदर बैक्टीरिया जो है उनको डिग्रेड या मतलब उनको तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे एसिड निकलता है और वो हमारे माउथ में रह जाता है। ठीक है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इसका बेस्ट वे यही है कि हमें रोज़ हर खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। टू प्रिवेंट टूथ डिके, टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट हम लोग करते हैं वो असल में बेसिक बनाए जाते हैं, या उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो बेसिक होते हैं, ताकि वो हमारे मुंह के जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर सके। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आगे देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कुछ केमिकल वो लोग छोड़ते हैं, एनिमल और प्लांट, जिससे वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है। इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, हनी बी मतलब या एंट समझ लीजिए, या फिर आप मधुमक्खी समझ लीजिए। ठीक है। जब ये हमें काटते हैं तो ये हमारे शरीर में कोई एसिड छोड़ देते हैं, जिससे हमें पेन और इरिटेशन देखने को मिलती है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। व्हेन इंसेक्ट लाइक हनी बी एंड बाइट दे इंजेक्ट एन एसिड इनटू द स्किन दैट कॉजेज पेन एंड इरिगेशन। और इसमें भी हनी और इनके काटने के बाद जो एसिड हमारे शरीर में पहुंचा या हमारी स्किन में पहुंचा, उससे रिलीफ पाने के लिए हमें माइल्ड बेस का इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी आपका बेसिक है, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, pH इन प्लांट्स। स्टिंगिंग, स्टिंगिंग मतलब जो हमें क्षति पहुंचाए या जो हमें मतलब कि काटे। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। नेटल लीव्स कोई एक मतलब पौधा है, आप बस इतना ध्यान रखिए कि नेटल लीव्स है कोई। ठीक है। और इस नेटल लीव्स के जो स्टिंगिंग हेयर हैं, या जो इसके पार्ट हैं स्टिंगिंग हेयर, वो उसको छूने पे वो हमारे शरीर में एक एसिड छोड़ देता है, और उस एसिड का नाम है मिथेनोइक एसिड। ठीक है। मिथेनोइक एसिड छोड़ देता है, जिससे हमारे को पेन का सामना करना पड़ता है। तो आप सारे एग्जाम्पल में ये देख रहे हैं कि एसिडिटी बढ़ जाती है। अब इस प्लांट में क्या है, नेटल लीफ का आपका प्लांट है, और उस प्लांट के अंदर एक स्टिंगिंग हेयर है, और उस स्टिंगिंग हेयर को जब आप छुएंगे तो वो आपके शरीर में एक एसिड छोड़ देगा जो आपको पेन देगा, और उस एसिड का नाम है मिथेनोइक एसिड। ठीक है।
इट इज़ क्योर्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट। और इस नेटल लीव्स के बगल में ही एक प्लांट या इनके साथ ही लगे रहते हैं एक डॉग प्लांट। अगर अफेक्टेड एरिया पे हम उसकी पत्तियों को रब कर देंगे तो वो सारा का सारा जो प्लांट है, नेटल प्लांट जो है, जो मिथेनोइक एसिड है उसके रिएक्शन को वो कम कर देगा, या फिर मैं ये कहूँ कि उसके रिएक्शन को न्यूट्रल कर देगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो आपने मेरे ख्याल से इंडिकेटर के बारे में भी सारी जानकारी ले ली। पीएच वैल्यू, पीएच इंडिकेटर, स्ट्रेंथ क्या होती है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साल्ट पे, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। तो पीछे सॉल्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि हमने पीछे एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करने पे क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम से जाना जाता है, जो आपने पीछे पढ़ा। ठीक है, आइए अब हम लोग सॉल्ट को देखते हैं। सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। देखिए पहला ही पॉइंट इन्होंने लिख दिया। आगे, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और एक NaOH लेते हैं तो आपको उसका जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा, जिसकी pH वैल्यू 7 होगी। तो अगर आपका एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग रहा तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, न्यूट्रल। आगे देखिए, अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग रहा और बेस वीक रहा तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब आपको सॉल्ट जो मिलेगा वो एसिडिक मिलेगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहा और एसिड वीक रहा तो जो आपको सॉल्ट मिलेगा उसकी pH वैल्यू बेसिक होगी, इसका मतलब 7 से ज़्यादा होगी। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग रहे तो आपकी pH वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहा तो pH वैल्यू 7 से कम, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहा तो pH वैल्यू 7 से ज़्यादा। किसकी, सॉल्ट की, क्योंकि हम सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आगे देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट यहाँ पे देखेंगे और सारे रिएक्शन आपको समझने हैं और इनके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, या ये समझिए ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट है जो आपको यहाँ पे अब आप पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉमन सॉल्ट पे, जिसे हम NaCl। तो कॉमन सॉल्ट को हम किससे दर्शाते हैं, NaCl से। Na सोडियम हो गया, Cl क्लोराइड हो गया। ठीक है, आगे देखिए, कॉमन सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ HCl एंड NaOH। आप अगर HCl और NaOH आपस में लेंगे तो आपका OH और H मिल के H2O बना दिया और आपको क्या मिल गया, NaCl। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इट इज़ द साल्ट दैट वी यूज़ इन फूड। ये साल्ट हम लोग अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। जो हमारे समुद्री पानी है उसके अंदर जो सॉल्ट है वो NaCl हमें मिलता है, वहीं से अधिकतर हमें वहीं से ही मिलता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम सी वाटर बाय सेपरेटिंग अदर सॉल्ट फ्रॉम इट। सी वाटर हमें मालूम है बहुत ढेर सारी चीज़ों का रिसोर्सेज है, तो उसी में से एक बाकी सॉल्टों में से हम इस सॉल्ट को अलग कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ फॉसिल फ्यूल या कुछ ऐसे पुराने फॉसिल प्लांट हो गए या रॉक हो गए, उनके अंदर भी हमें कॉमन सॉल्ट के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो आप रॉक सॉल्ट समझ लीजिए इसको। इट में बी ऑब्टेन्ड ऑल्सो फ्रॉम रॉक सॉल्ट। तो आपको सी वाटर से मिल गया, रॉक सॉल्ट से मिल गया। कहाँ इस्तेमाल होता है, हमारे फूड में इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला क्या है, NaCl है। किससे बना है, HCl प्लस NaOH से बना है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो सॉल्ट हैं या ये जो रॉक सॉल्ट हैं ये आपको हर वर्ल्ड में हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़। और हमें मालूम है कि ये जो बड़े बड़े रॉक सॉल्ट हैं इनका अधिकतर कलर आपको ब्राउन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है और इसी को हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, आपके सॉल्ट के समूह जहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं वो वर्ल्ड में हर जगह पे जमा है, और ये जब बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो ये बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल के रूप में बदल जाते हैं जिनका कलर ब्राउन होता है।
और इनका कलर ब्राउन क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इसके अंदर और भी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं और इसी को हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं। आगे देखिए, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाईगॉन एजेस ड्राइड अप। ये बोल रहे हैं कि आज से 100 या 200 साल पहले अगर कोई नदी कहीं पे बह रही है तो वो एक समय के बाद सूख जाएगी और सूखने के बाद वो धीरे धीरे कुछ सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट में जमा होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पानी तो चला गया लेकिन उसके जो अवशेष है वो वहीं रह गए और वो पूरे के पूरे सॉलिड सॉल्ट डिपॉजिट हो गए और वो डिपॉजिट होके क्या बना दिए? रॉक सॉल्ट बना दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो NaCl है इसकी मदद से हम कई ऐसे चीज़ें बनाएं, ऐसे केमिकल कंपाउंड हमने बनाए हैं जो हमारी डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब NaCl एक मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिससे इन्होंने बहुत ढेर सारे कंपाउंड बनाए जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने नाम दिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद इन्होंने नाम दिया बेकिंग सोडा NaHCO3 और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, इसके साथ साथ वॉशिंग सोडा भी है जो आपका Na2CO3 से दर्शाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो आपको NaCl की मदद से मिले, NaOH, NaHCO3, CaOCl2 और Na2CO3। अब हम इनके बारे में धीरे धीरे जानकारी देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए। तो पहला है ब्लीचिंग पाउडर जो CaOCl2 के नाम से प्रसिद्ध है। और देखिए इन्होंने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसकी प्रिपरेशन भी आती है, इसका यूजेस भी आता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब हमें मालूम है स्लेक्ड लाइम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। CaOH2 को हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, CaOH2 को हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जब स्लेक्ड लाइम के अंदर हम लोग क्लोरीन डालते हैं तो हमें CaOCl2 मिलता है। देखिए कैसे, मैंने लिखा CaOH2 प्लस Cl2। अब ध्यान से देखिएगा, हमें यह तो पता चल गया कि इनकी मदद से CaOCl2 बनता है। तो अगर मैं CaOCl2 निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? केवल H2O बचेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। जब स्लेक्ड लाइम में हम लोग क्लोरीन गैस को डालते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। आगे देखिए, ऑन स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्गर टाइम इट अंडरगोज ऑटो ऑक्सीडेशन ड्यू टू विच ब्लीचिंग एक्शन डिक्रीजेज। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर ये जो ब्लीचिंग पाउडर मिला है अगर ये बहुत देर तक ओपन एयर में रहा तो इसका अपने आप ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। अपने आप ऑक्सीडेशन होना मतलब ऑटो ऑक्सीडेशन। तो ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ CaOCl2 डिक्रीजेज इट्स ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन, ये ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग एक्शन इसका कम होने लगता है जब हम इसे ओपन एयर में छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? और ब्लीचिंग पाउडर बनता किससे है? CaOH2 प्लस Cl2 से। ठीक है, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे देख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल। कॉटन और टेक्सटाइल के ब्लीचिंग एक्शन के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प बनाने के लिए ब्लीचिंग एक्शन का। एंड ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ और लॉन्ड्री, हर जगह पे ब्लीचिंग एक्शन के इस्तेमाल में होता है। आगे देखिए, डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। वाटर के अंदर जो इन्फेक्टियस माइक्रोब्स जो भी मौजूद हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और आगे, इट इज़ यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसको हम कहीं पे भी डालेंगे वहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और अगर कोई चीज़ किसी को ऑक्सीजन देता है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग भी करता है, डिसइंफेक्टेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। आगे आइए आप NaOH पे।
NaOH को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, कॉस्टिक सोडा, और इसे हम NaOH के नाम से जानते हैं, कॉस्टिक सोडा को। आगे देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन अगर हम लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन या ब्राइन। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उस समय पे ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसके साथ साथ ये क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी हमें देगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए आप। इन्होंने बोला कि हमारे पास NaOH है, ठीक है, और इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना मतलब मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया, सॉरी मैं गलती लिख दिया, हमारे पास NaCl है और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मतलब मैंने वाटर डाल दिया। अब इन्होंने बोला कि हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और जैसे ही हम NaCl के अंदर जो वाटर डला हुआ है, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमें NaOH मिलेगा। ठीक है, और NaOH के अलावा आपको दिख रहा है कि आपके पास एक क्लोरीन बच गया और एक आपके पास हाइड्रोजन बच गया। तो आपको NaOH मेरा एक वाटर से संबंधित है तो ये आपको एक एल्केली मिला, और क्लोरीन आपको क्लोरीन मिला। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, या जो मैंने ये अभी रिएक्शन लिखी, 2NaOH 2NaCl सॉरी प्लस H2O से आपको क्या मिला, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये आपको मिला, और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तभी जाके ये डिकम्पोज हुआ। अब क्योंकि इस रिएक्शन में आपको एक एल्केली मिल रहा है और एक क्लोरीन मिल रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्लोर एल्केली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्लोरीन भी मिल रहा है एक, और एक एल्केली भी मिल रहा है NaOH, और किसकी मदद से मिल रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन की मदद से। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम कोई सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो आपको यहाँ पे 3 कंपाउंड मिले हैं और तीनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, NaOH Cl2 और H2। तो इन तीनों को देखिए आप, देखिए जो आपको H2 मिला है उसको आप फ्यूल के रूप में, अमोनिया और फर्टिलाइज़र, यहाँ पे हम इस H2 का इस्तेमाल करते हैं। जो आपको क्लोरीन मिला है, ध्यान से समझिएगा, जो आपको क्लोरीन मिला है वो आपका डिसइंफेक्टेंट या पॉलीविनाइल क्लोराइड या वाटर ट्रीटमेंट हमने ब्लीचिंग से भी देखा था, और क्लोरीन से भी आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या कहा। जो हमारी हाइड्रोजन गैस निकली है उसको हम फ्यूल के रूप में, अमोनिया में उसका इस्तेमाल, और फर्टिलाइज़र, इन 3 जगह पे हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल देखते हैं। फ्यूल, अमोनिया और फर्टिलाइज़र। आगे आइए आप क्लोरीन पे। जो क्लोरीन है ये आपका वाटर ट्रीटमेंट के इस्तेमाल में काम आता है, ये आपका PVC के काम में आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी आप Cl2 को देख सकते हैं। इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी आपको Cl2 का इस्तेमाल देखने को मिलेगा।
तो आपने H2 देख लिया, Cl2 देख लिया। अब आइए आप NaOH पे, और NaOH में इन्होंने लिखा है कि सोप्स और डिटर्जेंट्स जो हैं, सारे के सारे जो सोप्स और डिटर्जेंट्स हैं वो आपके कॉस्टिक सोडा से ही बने हैं, जो NaOH है। ठीक है। इसके बाद कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स भी हमें मिलते हैं, वो भी आपके NaOH से बने होते हैं। तो आपको सोप्स और डिटर्जेंट्स याद रखना है, जो NaOH का मेन पॉइंट है। तो आपने क्या किया, आपने एक सॉल्ट लिया अपने पास, या मैं ये कहूँ कि सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो जो आपका नेगेटिव साइड है या जो कैथोड साइड है, उस साइड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा, और जो आपका एनोड साइड है उस साइड पे आपको क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कैथोड पे आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, NaOH, जिसे हम कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको कॉस्टिक सोडा में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ें, बेकिंग सोडा पे आइए। तो बेकिंग सोडा आपका NaHCO3 का है, और NaHCO3 को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, देखिए। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। आगे देखिए, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। अपने पकौड़े को बहुत क्रिस्पी बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किचन में देखते हैं अपनी माँ के द्वारा। ठीक है। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। नॉन कोरोसिव मतलब कोई कोरोजन नहीं, और माइल्ड बेस मतलब 7.5 7.6 इस टाइप की रेटिंग। ठीक है, तो बेस है। सबसे पहली तो चीज़ आपको ये पता चल गई, बेकिंग सोडा कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हनी बी और एंट जब हमें काटते हैं तो वहाँ पे हमने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल देखा था। ठीक है। इट इज़ ए मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। ये जो बेकिंग सोडा है इसी से आपका बेकिंग पाउडर बनता है। समटाइम्स इट इज़ एन एडेड फॉर फास्ट कुकिंग। जब हमें खाना बहुत जल्दी पकाना हो तब भी हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल देखते हैं। केमिकली इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम इसे केमिकल या रसायन के भाषा में देखें तो इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन। हमने देखा NaCl की शुरुआत, और NaCl को हमने दो जगह पे देख लिया, NaOH के रूप में, जहाँ पे NaOH Cl2 और H2 जो क्लोर एल्केली प्रोसेस था। CaOCl2 हमारा बनता है स्लेग्ड लाइम में जब हम क्लोरीन डालते हैं, और NaCl को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो उसमें हमें Na+ और Cl- आयन मिलता है। ठीक है, कुछ यही चीज़ आपने यहाँ पे बताया कि बेकिंग सोडा को बनाने के लिए भी हमें किसका इस्तेमाल करना है, कॉमन सॉल्ट का। और देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये रिएक्शन, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा हर एक चीज़ को। NaCl, सबसे पहले इन्होंने एक NaCl लिया, वाटर डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला और अमोनिया डाला। तो आपने के पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, NaCl होना चाहिए, H2O होना चाहिए, CO2 होना चाहिए और NH3 होना चाहिए। ठीक है, आपके पास NaCl होना चाहिए, H2O होना चाहिए, CO2 होना चाहिए और एक अमोनिया होना चाहिए। जब इन सारी चीज़ों को आप मिलाएंगे तो आपको दो कंपाउंड मिलेंगे, और दोनों कंपाउंड के नाम आपको पता होने चाहिए। एक मिलेगा आपको NH4Cl और एक मिलेगा आपको NaHCO3। NH4Cl को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम। NH4 अमोनियम होता है, अमोनियम क्लोराइड। तो NH4+ जो है वो आपके अमोनियम को दर्शाता है। तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, और इसको तो हमने अभी ही पढ़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको समझ में आ गया बेकिंग सोडा कैसे बनता है। बेकिंग सोडा के लिए आपको NaCl चाहिए, H2O चाहिए, CO2 चाहिए और NH3 चाहिए। NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं।
और जब आप इसे रिएक्ट कराएंगे तो आपको NH4Cl और NaHCO3 मिलेगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। हमें मालूम है कि सॉल्ट डालना और ये सब डालने के बाद ये जो रिएक्शन जो हमने अभी ऊपर देखी, ये तब होती है जब हम खाना को पकाना शुरू करते हैं। देखिए, आपने एक अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा लिया, NaHCO3, ठीक है, और इसे आपने खाने में डाला तो, और खाना हीट हो रहा है। खाना हीट होने के कारण ये चीज़ अपने में डिकम्पोज हो जाएगी और ये क्या बनाएगी? Na2CO3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड आगे आएगा वॉशिंग सोडा के नाम से। अभी आप बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं, तो 2NaHCO3 जब आप बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो आपको Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस और वाटर, ये 3 चीज़ आपको मिलेगी। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लीजिए। आपने 2 रिएक्शन देखी इसके अंदर, क्या देखी? देखिए, सबसे पहला तो आपने देखा कि आपको NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अगर आप करेंगे तो आपको NH4Cl प्लस NaHCO3 मिलेगा। दूसरा इन्होंने बताया कि NaHCO3 को जब आप हीट करेंगे तो ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में चेंज हो जाएगा। और ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, लेकिन अगर आपको रिएक्शन पता है तो आप आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, तो आपको समझ में आ गया कि बेकिंग सोडा को हीट करने पे क्या निकलता है। अब आते हैं हम लोग यूजेस पे, ध्यान से देखिएगा। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज इन मिक्सचर, अगर आपको बेकिंग पाउडर बनाना है तो आपको करना क्या होगा? आपको एक बेकिंग सोडा लेना होगा और उसके अंदर कोई भी एक एसिड डालना होगा। तो बेकिंग सोडा मेरे पास हो गया NaHCO3 और इसके अंदर मैंने कोई एसिड डाल दिया। मान लीजिए कोई भी एसिड अगर डालूंगा तो मुझे कौन सा आयन मिलेगा? H+। तो या तो मैं HCl डाल दूं या तो मैं H2SO4 डाल दूं, कुछ भी मैं डाल सकता हूं। तो इन्होंने बोला कि आपने कोई भी एक एडिबल एसिड, खाने वाला एसिड, तो आपने क्या डाला? टारटेरिक एसिड डाला। आप वही एसिड डालेंगे खाने में जो आप खा सकें। तो हमने चैप्टर की शुरुआत में ही, अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, तो आपने शुरुआत में ही यहाँ पे पढ़ा था कि टारटेरिक एसिड कहाँ से मिलता है आपको? टैमरिंड से। ये चीज़ मैंने आपको एकदम शुरुआत में ही बताई थी। और अब हम एकदम लास्ट पे आ गए हैं और लास्ट में आपके क्या लिखा है देखिए। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए आपको बेकिंग सोडा और उसके साथ कोई भी एक एडिबल एसिड, तो यहाँ पे इन्होंने कौन सा एसिड लिया? टारटेरिक एसिड। इसको आप लेंगे तो आपको बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। अब बेकिंग पाउडर को जब आप हीट करेंगे तो आपको इन्होंने अभी ही हमें बताया कि बेकिंग पाउडर को हीट करने पे हमें Na2CO3, H2O और CO2 मिलता है। वही कुछ चीज़ यहाँ पे ये लिख रहा है। आई बात मेरी समझ में? तो आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। जो ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, ये रिएक्शन ऊपर वाली ही है, बस इसको इन्होंने एक एसिड डाल के दिखाया है। तो NaHCO3 में जब आप कोई एसिड डालेंगे, मान लीजिए आपने HCl डाला, तो आपको H2O और CO2 तो मिलेगा ही, और एक आपको क्या मिल जाएगा? NaCl। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज एंड मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है कि आपके जो वो क्रिस्पी, या मतलब जो आपके केक है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी इसलिए बनते हैं क्योंकि जो आपका बेकिंग सोडा है उसको जब आप हीट करते हैं तो वो अपने में से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो आपने रिएक्शन में पीछे पढ़ा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आपके केक और उसको स्पॉन्जी लुक या सॉफ्ट लुक देती है। ठीक है, आगे देखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड।
हमें मालूम है कि NaHCO3 माइल्ड बेस है, तो ये एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, या एसिडिटी के इफ़ेक्ट को कम करने के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए हमारे पेट में अगर एसिड ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे हम लोग एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और इसका भी एग्जांपल इन्होंने आपको देख के दिखाया कि जब आप NaHCO3 बेकिंग सोडा को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में आप डालेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो आपको NaCl मिलेगा प्लस H2O मिलेगा और प्लस CO2 मिलेगा। तो आपको ये रिएक्शन भी पता होनी चाहिए एंटा एसिड के लिए क्या रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। और लास्ट में इन्होंने ये बताया है कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल रही है तो इसे आप सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूशर के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना होता है, तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे इन्होंने लिखा है कुछ ये पॉइंट, ये लाइन क्या है इसको भी समझ लीजिए आप। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क। मिल्क को बचाने के लिए या उसको प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। इन समर इट इज़ एडेड टू द मिल्क एज मिल्क डिकम्पोज एंड रिलीज लैक्टिक एसिड विच मिल्क मेक मिल्क सोर। हमें मालूम है कि मिल्क जो है अगर हम उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, और डिकम्पोज होने के कारण वो किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसके कारण इस लैक्टिक एसिड के कारण आपके मिल्क में खटासपन आ जाता है, हम यह बोलते हैं कि फट जाता है। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आई कि समर के समय में आपका दूध जो है उसके अंदर सोर टेस्ट आने का कारण ये है कि वो मिल्क जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, और वो डिकम्पोज कुछ बैक्टीरियल एक्शन के कारण होता है जो क्या रिलीज करते हैं, लैक्टिक एसिड। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो आप देखिए बेकिंग सोडा मिल्क को प्रिजर्व करने के काम में आता है। इन समर इट इज़ एडेड टू द मिल्क एज मिल्क। समर के समय में इसे मिल्क में डाला जाता है, क्यों? क्योंकि मिल्क डिकम्पोज होता है और लैक्टिक एसिड छोड़ता है जो मिल्क को सोर कर देता है। एडेड NaHCO3 रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस लैक्टिक एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हमने NaHCO3 डाला, और बेस और एसिड के रिएक्शन होने के कारण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण हमें क्या मिल गया, सॉल्ट और वाटर। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो इस तरीके से मिल्क के अंदर के जो लैक्टिक एसिड है उसके प्रभाव को भी न्यूट्रलाइज कर देता है कौन, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए अब हम लास्ट वॉशिंग सोडा की तरफ बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई जो पीछे हमने लिखी। अब आइए लास्ट रिएक्शन पे, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के नाम से ही आपको लग रहा है कि कोई वॉश करने वाली चीज़ के बारे में बातचीत हो रही है। तो देखिए वॉशिंग सोडा में क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3, और इसके साथ ये जो 10H2O क्या लिखा है इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को दर्शाता है। ठीक है, कि आपके किसी भी क्रिस्टल सॉलिड में या क्रिस्टल में कितने वाटर कंटेंट मौजूद हैं या कितने वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं। यहाँ पे कितने मौजूद हैं, 10। ठीक है, तो देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट असल में है क्या, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन इन नेचर, और इसका हमें मालूम है सोडियम कार्बोनेट भी आपका एक एल्कलाइन है, तो इसका मतलब ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। लिटमस पेपर का आपने पढ़ा होगा, उसमें रेड में चेंज होता है आपका एसिड, ब्लू में चेंज होता है आपका बेस। तो सोडियम कार्बोनेट भी आपका क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, और NaHCO3 भी आपका माइल्ड बेस है। आगे देखिए, इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द डर्टी क्लोथ। क्योंकि डर्टी क्लोथ में से डर्ट और ग्रीस को निकालने के काम में इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए वॉशिंग सोडा के नाम से भी ये चीज़ जानी जाती है। ठीक है,
सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। हमने पीछे ही देखा था कि जब आप NaHCO3 को हीट करते हैं, NaHCO3 को आप अगर हीट करते हैं तो आपको Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि सोडियम कार्बोनेट आपको कहाँ से मिलता है, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। और ये जो आपको Na2CO3 मिला, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है कैसे, इसके अंदर वाटर ऐड करके। कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं, 10H2O, तब जाके आपको फॉर्मूला मिलता है Na2CO3 10H2O। कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो ये बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि ये एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो इसको बेसिक सॉल्ट के नाम से भी जान सकते हैं आप। आगे देखिए, वॉशिंग सोडा, यूज़ इसके क्या क्या हैं। सबसे पहले ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ है वॉशिंग सोडा का। दूसरा, क्योंकि वॉशिंग सोडा में Na है तो इससे आप सोडियम के कंपाउंड बना सकते हैं जो बोरेक्स के नाम से जाना है। बोरेक्स आपका एक सोडियम कंपाउंड है, Na2B4O7 इसका फॉर्मूला है। तो आप Na2B4O7 या सोडियम कंपाउंड भी आप बना सकते हैं वॉशिंग सोडा से। आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट, ये डिटर्जेंट के रूप में भी हमारे हाउसेज और लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोप, डिटर्जेंट, सोडियम कंपाउंड्स एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इतनी चीज़ें आपको समझनी हैं। आगे आइए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ध्यान से समझिएगा। हड्डी वड्डी टूटने पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ सफ़ेद सफ़ेद कलर का लेप लगा के देता है, वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले तो इसमें लिखा है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हो गया ये, सल्फेट हो गया SO4, कैल्शियम सल्फेट। अब उसके बाद ये लिख रहा है हेमी, हेमी मतलब होता है हाफ, और हाइड्रेट मतलब होता है H2O। तो इसका मतलब आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया आपका CaSO4 हाफ H2O। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। आगे देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। अब इन्होंने बोला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है, जिप्सम से बनता है। और जिप्सम क्या है, जिप्सम भी आपका कैल्शियम सल्फेट ही है, लेकिन इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल हाफ नहीं है, डबल है, 2H2O। तो आप किसी भी जिप्सम को अगर हीट करेंगे 273 केल्विन पे, तो इसके वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो हीट के कारण कम होने लगेंगे, और ये आपका किस में बदल जाएगा, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। देखिए रिएक्शन, ये CaSO4 2H2O आपका जिप्सम हो गया। जिप्सम को आपने हीट किया कितने पे, 373 केल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर याद रखिएगा। तो उससे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया, जिसमें हाफ H2O है, और 2 में से हाफ घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1.5, तो 1.5 H2O आ गया। अब देखिए, अगर मैं इसी जिप्सम को 373 केल्विन की जगह 400 केल्विन पे अगर हीट कराऊं, तो आपको जो कैल्शियम सल्फेट मिलेगा वो केवल CaSO4 मिलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल इसके पूरे ख़त्म हो जाएंगे। समझे आप मेरी बात? तो अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल अगर ख़त्म हो गए तो इसे हम क्या कहेंगे, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब होता है कि उसके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल या तो सूख गए या तो ख़त्म हो गए। तो इसीलिए जिप्सम को हमेशा 373 केल्विन पे अगर आप हीट करेंगे तभी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। अगर आप टेम्परेचर हाई कर दिए तो उसके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सूख जाएंगे या ड्राई हो जाएंगे, और आपको जो कैल्शियम सल्फेट मिलेगा वो एनहाइड्रस मिलेगा, ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने लिया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपने लिया और इसके अंदर आपने वाटर डाल दिया, ठीक है।
जैसे ही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डालेंगे तो ये एक हार्ड मैटर या हार्ड सॉलिड में बदल जाएगा, जिसे हम CaSO4 2H2O के नाम से जानते हैं। तो जिप्सम जो है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिलाया जाता है ताकि वो हमारे शरीर पे लगने के बाद एक हार्ड मास में बदल जाए, और वो हार्ड मास क्या है? जिप्सम। ठीक है। और बनता किससे है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता भी जिप्सम से ही है। जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो वो अपने भागों में टूट जाएगा, जिससे आपको CaSO4 ½ H2O मिल जाएगा। लेकिन यही अगर आप 400 केल्विन पे किए तो आपको CaSO4 मिलेगा, और ये ½ H2O है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? फ्रैक्चर्ड बोन, डॉक्टर हमारी फ्रैक्चर बोन को सही पोजीशन पे लाने के लिए इसका इस्तेमाल कर देते हैं। डेकोरेटिव पीसेस, सीलिंग्स, कई आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो डेकोरेटिव पीसेस, डिज़ाइन, सीलिंग पे डिज़ाइन, POP जो बनती है, वो सारी चीज़ें आपकी यही हैं जो आपने देख लिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे केमिस्ट्री भी एक तरीके से जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई नया चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप बस एक तरीके से अब डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें। अब आपसे कोई पूछे जिप्सम क्या होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो आप वो चीज़ें बता सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे भी हम लोग देख लेते हैं और फिर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड सीम टू बी ड्राई, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं क्रिस्टल के जो ड्राई हैं। क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड सीम टू बी ड्राई इज एक्चुअली कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू देम। हम लोग को, मैंने अभी आपको बताया कि क्रिस्टल के अंदर से अगर वाटर कंपाउंड ख़त्म हो जाए तो वो एनहाइड्रस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हर क्रिस्टल कंपाउंड के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो उनके साथ अटैच रहते हैं। ठीक है। दिखने में तो ये हमें ड्राई या एनहाइड्रस दिखेंगे, लेकिन उनके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। दिस वाटर इज कॉल्ड, ये जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं इन्हें ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और जिस भी सॉल्ट में आपको ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल दिखने लगेंगे, ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब उसके अंदर पानी है। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए। तो हमें दो चीज़ के बारे में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें ब्लू विट्रियोल, ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल असल में कॉपर सल्फेट है, ना कि कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और इसके साथ पूछता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो मैं बोलूँगा 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर आप एक कॉपर सल्फेट को लेंगे तो उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 5। ठीक है। अगर आप Na2CO3 लेंगे तो उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 10। अगर आप जिप्सम लेंगे तो उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 2। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे तो उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? हाफ। तो मैंने आपको क्या बताया? हाफ बताया, 2 बताया, 10 बताया, 5 बताया। CuSO4 5H2O को हम लोग ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत आपको? तो इस तरीके से आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया। आप इस लेक्चर को 1-2 बार और देखिए और इसके बाद इसके ऊपर सवाल लगाइए, आपकी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता सकूं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जिनके बारे में आपको रिएक्शन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम आगे जल्दी ही साइंस के और कुछ चैप्टर डालेंगे। ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए इसी तरीके से और मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।